हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। एमपीटेक टारगेट बैच मैथमेटिक्स सेक्शन और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षण। और इस मैथ्स पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो पहला टॉपिक मेरा था वो था गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियाँ, और इसका आज है लेक्चर दूसरा। टॉपिक आप देख पा रहे हैं, जो पहला टॉपिक हमारा चल रहा है वो है गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां। गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग मेथड। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग मेथड, ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक में आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में प्रश्नों की कुछ भूमिकाएं बनाया था। जैसे पहला था गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित में सोच के प्रकार क्या है, वगैरह वगैरह। इसमें आपको याद होगा मैंने 6 से 7 प्रश्नों की भूमिका बनाया था, मेरे ख्याल से 6 प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों की भूमिकाएं आपने पिछली क्लास में देखा। गणित क्या है इस पर मैंने चर्चा किया, और गणित की भाषा क्या है। यहां पर मैं अभी नेक्स्ट में जो चर्चा करने चल रहा हूं वो है गणित की प्रकृति क्या है। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, इसमें कुछ ही पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। अच्छा, पहले मैं पॉइंट को लिखता हूं और इसके बाद इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले मैं थ्योरी लिख रहा हूं, आपको कुछ पॉइंट ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान देना है, चलिए आप ये हिस्से देखें। पहला पॉइंट आप ये ध्यान देना, गणित की प्रकृति जो है, गणित की प्रकृति ये सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है, एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है। देखिए, पहली बात आप समझ रहे हैं, गणित की जो प्रकृति होती है और वो क्या होती है, सरल होती है। इसके साथ ही साथ अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है। गणित की प्रकृति सरल क्यों होती है? आपको लगता होगा कि गणित तो एक कठिन विषय है। देखिए, गणित एक भाषा है और भाषा कभी भी कठिन नहीं होता। यदि भाषा को भाषा के अनुसार पढ़ा जाए, हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का जब ज्ञानार्जन हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि पर अच्छी पकड़ बनाते हैं तो वही भाषा हमें आसान लगता है। तो उसी तरीके से गणित भी एक भाषा है जिसके प्रमुख अंग पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह है। यदि इन सबका भरपूर सिस्टमेटिकली ज्ञान हो जाए तो गणित की भाषा आसान होगी, सरल होगी। और जब गणित की भाषा आसान होगी तो भाषा अपने आप में स्थायित्व हो जाता है, क्योंकि भाषा में रटना नहीं होता, सीखना होता है। और भाषा फैक्ट पर आधारित नहीं होता। जैसे इतिहास में मैं पूछूं पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, आपको फैक्ट याद है तो बता लेंगे, कल फैक्ट भूल गया तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे गणित में फैक्ट नहीं होता। गणित के नियम, सूत्र और सिद्धांत एक तर्क पर आधारित होते हैं, और वह निश्चित तर्क यदि हमारे माइंड में है तो चीज़ें भूलता नहीं है। पहली बात ये, मतलब अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ का मतलब होता है स्थायित्व होता है। दूसरी बात यहां से आपको ध्यान देना है, दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि गणित की जो प्रकृति है ये यथार्थ होता है। यथार्थ का इंग्लिश शब्द है एग्जैक्ट, मैं भी इसको समझा दूंगा। क्रमबद्ध, सीक्वेंस, तार्किक,
लॉजिकल और अधिक स्पष्ट होता है और अधिक स्पष्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑब्वियस होता है। अच्छा, गणित की प्रकृति क्या होता है? यथार्थ। यथार्थ का मतलब एग्जैक्ट सेंस आप देख ही रहे हैं। एग्जैक्ट सेंस क्या है? जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदले ना। जैसे छोटा बालक होता है तो 2 + 3 = 5 पढ़ता है, यही बालक बड़ा हो गया तो भी यही पढ़ेगा, और कहीं गणित में PhD कर लिया तो भी यही पढ़ेगा। मतलब आप आसानी से कह सकते हैं कि ये गणित की जो प्रकृति है यथार्थ, मतलब इस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, ये किसी भी परिस्थिति में इसको झुठलाया नहीं जा सकता। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब चेन, एक कड़ी दूसरे से जुड़ा होना, जिसको हम गणित की लंबी आकृति कहते हैं। और लंबी आकृति का मतलब होता है एक संकल्पना का दूसरी संकल्पना पर आधारित होना, या एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। मतलब गणित के ज्ञान को जब देखते हैं, जब आगे कक्षा में चलते हैं तो उसी का एप्लीकेशन और बृहद होता है, आगे चलते और बृहद, मतलब एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ता जाता है, जिसे गणित की लंबी आकृति मीन्स इस सेंस में हम बोलते हैं क्रमबद्ध होता है। तार्किक तो होता ही है, और जब तार्किक होगा तो वो चीज़ें अधिक स्पष्ट होगा, स्थायित्व होगा। ये दूसरा बात आपने समझा। यहां पर अब मैं बात करूंगा इसके तीसरे पॉइंट की। चलिए, तीसरा पॉइंट यहां पर हम समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने देखा कि गणित की प्रकृति यथार्थ होती है, मतलब ये है इसके नियम, गणित के नियम, सूत्र या सिद्धांत पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता, मतलब इस पर पूर्ण रूप से आप विश्वास कर सकते हैं। जैसे घन का आयतन भुजा का क्यूब, अब छोटा घन है तो भी आयतन भुजा का क्यूब होगा, घन बड़ा हो गया तो भी वही। क्या बदल जाएगा क्या सूत्र छोटा बड़ा को देखकर? नहीं, मतलब वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। नेक्स्ट बात है, आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, गणित के ज्ञानार्जन से कई चीजें डेवलप होती है, और ये डेवलप जो होती है, कई विकास जो होता है, यह गणित की प्रकृति में पाया जाता है। तो गणित की प्रकृति में किन चीजों का विकास होता है? यदि हम गणित का ज्ञान प्राप्त करें तो हम कहते हैं इसके ज्ञानार्जन से, चलिए इसके मतलब गणित, इसके ज्ञानार्जन से समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति और विश्लेषण शक्ति आदि का विकास होता है। बात समझिएगा, इसके ज्ञानार्जन से, गणित के ज्ञानार्जन से कई प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। जैसे तार्किक शक्ति, तर्क करने की शक्ति, लॉजिकल स्किल डेवलप होती है। चिंतन शक्ति, थॉट, सोचने की शक्ति डेवलप होती है। किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है तो उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम अपनी थॉट का प्रयोग करते हैं, और जब थॉट का प्रयोग करते हैं तो वो सोचने वाली शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है। अन्वेषण मतलब खोज करने की शक्ति, मतलब किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है तो क्या चीज़ें खोजना है, मतलब हमारा जो खोज करने की शक्ति है, अन्वेषण शक्ति, वो उसका विकास होता है। और विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है कठिन भाग को तोड़ते हुए किसी निश्चित तथ्य तक पहुंच जाना, ये होता है, मतलब ज्ञात से ज्ञात की धारणा। तो ये चीज़ें सब गणित की प्रकृति में ही पाई जाती है। और एक चीज़ और ध्यान देना,
गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष ये वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। मतलब गणित के जो भी नियम होते हैं या जो भी निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, मतलब केवल एक ही। जो एमसीक्यू टाइप का जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहता है तो केवल एक ही सही होता है। तो उसी तरीके से गणित का नियम और निष्कर्ष भी होता है, केवल एक ही होगा, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। और सार्वभौमिक का मतलब सर्वदा सत्य, जो हमेशा हर स्थिति में अप्लाई हो। तो गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं तो आपको माइंड में रखना है, वस्तुनिष्ठ और कैसे होते हैं, सार्वभौमिक। तो आपको ये 5 पॉइंट माइंड में रखना है। 1 2 3, ये 4 हो गया और ये 5। मैं सब में 3 ही लिख दिया, ये तो हमारा कभी कभी लिखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पता ही चलता दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि तीसरा। तो ये 5 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अब मेरा सवाल यही है, गणित की प्रकृति क्या है। अब इसके लिए मैं ऑप्शन दिए देता हूँ, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमने लिखा है कठिन, बी में हमने लिखा है लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी, सी में लिखा है सामान्य के लिए नहीं, सामान्य के लिए नहीं, और डी में हमने लिखा है सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़, सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़। अब आपका उत्तर मिल गया होगा कि यहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी। अच्छा, गणित की प्रकृति क्या होती है, तो कठिन लगाएंगे। हम कभी कभी अपने अनुसार उत्तर देने लगते हैं, हमें नहीं आता गणित तो हमें लगता कठिन है, नहीं। और थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है तो लगा देते हैं लचीला, बिल्कुल गलत। सामान्य के लिए नहीं, तो सामान्य के लिए नहीं तो क्या मंगल ग्रह वालों के लिए होता है? गणित तो हर सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि गणित किसी विशेष वर्ग के लिए है कि पुरुष वर्ग गणित पढ़ सकता है, स्त्रियां वर्ग गणित नहीं पढ़ सकती, ऐसा कुछ है क्या? गणित हर सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है, सीख सकता है। यहाँ लिखा है सामान्य के लिए नहीं, आपका होगा डी। और क्यों होगा ये मैंने आपको समझाया। चलिए, प्रश्न हमारा वही है, गणित की प्रकृति क्या है। मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। अब बताइए गणित की प्रकृति क्या है। मैंने लिख दिया अलंकारिक, बी में हमने लिख दिया बौद्धिक, सी में हमने लिख दिया तार्किक, और डी में हमने लिख दिया लचीला। अलंकारिक तो होगा नहीं, ये तो मैंने हिंदी से ले लिया है। लचीला तो मैंने बताया होगा नहीं। अब कंफ्यूज हम होते हैं बौद्धिक और तार्किक पर, तो अंततः आप बताते हैं तार्किक होगा, बौद्धिक नहीं होगा। पिछले क्लास में आपने देखा था, मैंने बताया था मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। गणित जो होता है वो तार्किक विचारों का विज्ञान होता है। आप कहेंगे बौद्धिक क्यों नहीं हो सकता, बुद्धि से भी तो गणित हल होता है। बात समझना, तार्किक प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, लेकिन बौद्धिक प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए तार्किक होगा। अब बौद्धिक प्रक्रिया स्वतंत्र क्यों नहीं होता, क्योंकि बौद्धिक प्रक्रिया का विकास तभी होगा जब बालक तर्क करेगा। मतलब जितना बालक तर्क करेगा बौद्धिक प्रक्रिया उतनी विकसित होगी। मतलब बौद्धिक प्रक्रिया का विकास कब होगा, जब बालक तर्क करेगा। तो बौद्धिक प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है, ये डिपेंड करती है तर्क पर, और तर्क एक स्वतंत्र प्रक्रिया। आप ये सोचे होंगे बुद्धि ही नहीं होगा तो तर्क कैसे करेगा, ये भी तो सोचते हैं। तो बताइए, क्या बालक पैदा होता है तो बुद्धि लेकर आता है 128 GB 64 GB ऐसा कुछ लेकर आता है क्या? नहीं, इसका निर्माता बालक स्वयं होता है। कैसे? अपने तर्क के माध्यम से इसका विकास करता है। अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो था गणित की प्रकृति। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूं गणित में सोच के प्रकार क्या है। एक हेडिंग करिएगा, गणित में सोच के प्रकार क्या है। ये अगले प्रश्न की मैंने भूमिका बनाया था, मतलब चौथे प्रश्न की।
गणित में सोच के प्रकार क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो थॉट होती है, सोच, यह दो प्रकार में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है अभिसारी सोच, एक होता है अभिसारी कन्वर्जेंट, और दूसरा जो सोच होता है वो होता है अपसारी, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। अच्छा देखिए, अपसारी वाले सोच में क्या होता है? देखिए, सोच की मैं बात कर रहा हूं, थॉट की मैं बात कर रहा हूं। अपसार का मतलब होता है फैलाना, अपसार का मतलब होता है फैलाना, इस तरीके से। देखिए, जैसे टार्च वाली लाइट चलती है, टॉर्च वाली जो रोशनी चलती है, जैसे ही रोशनी चलती है तो ये क्या होती है? फैलती जाती है। जैसे देखिए, किसी केंद्र से होते हुए ये इस तरीके से ओपन होता जाता है, मतलब यहाँ पर विचार ओपन होते हैं, थॉट क्या होता है? ओपन होता है। तो इसके अंदर जो प्रश्न बनेगा, इस सोच में जो प्रश्न बनेगा, इसमें विचार ओपन होता है, अतः हम कहते हैं इसके अंदर जो प्रश्न बनता है, इसका जो प्रश्न की प्रकृति होता है वो होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। कैसा होता है? ओपन इंडेड क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न। क्या क्या होता है? खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न। मतलब क्यों? क्योंकि यहां पे विचार ओपन होते, खुलते हैं। देखिए, डाइवर्ट मतलब होता है क्या? डाइवर्ट आप नाम से ही समझ होंगे, फैलाना होता है। अपसार का हिंदी सेंस होता है फैलाना। तो यहाँ पर विचार, अपने थॉट जो होते हैं वो फैलते हैं, मतलब ये आइडियाज पर कार्य करता है। किस पर? आइडिया पर। यहाँ जो विचार है, आइडिया है, वो ओपन होते हैं। अभी मैं ये क्या होता है, अभी इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। अब एक सेंस समझिएगा, अभिसारी क्या होता है? देखिए, यहां तो हमने टार्च वाली रोशनी लिया, एक लाइट और देखते हैं, लेजर लाइट। लेजर लाइट में प्रकाश की किरण कैसे चलती? बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा एकदम, मतलब केवल और केवल एक लाइन बनेगी, अतिरिक्त नहीं बनेगा। मतलब ऐसे में विचार ओपन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है? फैक्ट। यही रीजन है कि इसमें विचार सीधा चलता है, मतलब इसमें विचार एक तरीके से ओपन नहीं कर सकते, ये बंद होता है। इसलिए हम इसके अंदर जो प्रश्न रखते हैं, इस सोच, किस सोच? अभिसारी वाली जो सोच होती, इसमें जो प्रश्न बनते हैं ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न। चलिए एक बात समझिएगा, यहां पर विचार बंद क्यों होता है, यहां पर विचार खुला क्यों होता है, थोड़ा समझिए। यहां पर विचार इसलिए बंद होता है क्योंकि ये फैक्ट पर कार्य करता है। जैसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे लखनऊ। और कुछ बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट है, मतलब इसमें केवल एक उत्तर दे सकते हैं, केवल और केवल एक। मैं पूछूं कल बरसात हुई थी, तो आप बोलेंगे नहीं, या हुई होगी तो बोलेंगे हाँ। इसके अतिरिक्त तो और नहीं बोल सकते ना। एक चीज समझिए, गणित में समझिए, ज्यादा आसान होगा। मैं पूछूं 3 + 7 बराबर क्या होगा, तो 3 + 7 बराबर आप बोलेंगे 10। कुछ और बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट है, वो बदल नहीं सकता। वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब वहां पर विचार आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो फैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर विचार ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पूछा 3 + 7 बराबर, तो आप केवल एक उत्तर दे सकते हैं 10। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे पूछूं 2 संख्याएं बताइए जिसका योग 10 हो, कोई 2 संख्या बताइए जिसका योग 10 हो, तो क्या केवल एक उत्तर दे सकते हैं? नहीं, कई दे सकते हैं। 1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10, 4 + 6 = 10, 5 + 5, एक से अधिक प्रकार। यहाँ पर विचार ओपन होते जाते हैं।
मतलब ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं। इसमें जो प्रश्न बनेगा, किसमें, अपसारी वाले सोच में जो प्रश्न बनेगा उसका उत्तर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन अभिसारी वाले प्रश्न में जो प्रश्न बनेगा उसमें उत्तर केवल एक प्रकार से। अब इसकी थ्योरी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देना। पहला पॉइंट इसमें, ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट पर कार्य करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर आपने देखा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से क्यों दे सकते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। एक देखिए, ऐसे प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? फैक्ट पर, या फैक्ट पर कार्य करते हैं। मतलब ये निश्चित होता है, मतलब इसमें केवल एक सीधी विचार रख सकते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न फैक्ट पर कार्य करते हैं। मतलब समझिएगा, 3 + 7 = 10, वो चीज़ें फैक्ट है, उसको झुठला नहीं सकते, अलग सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये फैक्ट पर नहीं, आइडियाज पर कार्य करते हैं। आइडियाज मतलब विचार पर कार्य करते हैं। मतलब एक चीज सोचिएगा, यहां पर अपने विचारों को ओपन नहीं कर सकते, यहां पर विचार को ओपन कर सकते। यहां विचार ओपन होते हैं, यहां बंद होते हैं। मतलब एक बात समझिए, यहां अपने विचारों को रखने का अवसर नहीं मिलता, यहां अपने विचारों को रखने का अवसर, यहां अपने विचारों को रखने का अवसर नहीं मिलता, और यहां पर अपने विचारों को रखने का अवसर मिलता है। अलग अलग प्रकार से सोच के उत्तर कर सकते हैं। विचारों को रखने का अवसर मिलता है। आपके परीक्षाओं में जब प्रश्न बनेंगे तो यहां पर अपसारी मतलब बंद अंत वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें मैं उदाहरण की बात करूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 + 7 = क्या होगा? 10। लेकिन यहां पर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई 2 संख्याएं लिखिए, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिसका योग 10 हो। कोई 2 संख्याएं लिखिए जिसका योग कितना हो? 10 हो। तो आप कई उत्तर दे सकते हैं। जैसे आंसर करेंगे तो क्या केवल एक उत्तर कर सकते हैं? नहीं, आप 1 + 9 भी बता सकते हैं, 2 + 8 भी बता सकते हैं, 3 + 7 भी बता सकते हैं, 4 + 6 भी, 5 + 5 भी। मतलब यहाँ पर केवल उत्तर एक प्रकार से दे सकते हैं, वहाँ पर एक से अधिक प्रकार से। जैसे हम आपसे कहें मिठाई के 2 डिब्बे हैं और दोनों डिब्बों में मिलाकर कुल 20 मिठाइयाँ हैं, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने मिठाइयाँ हैं? तो क्या 10-10 कहेंगे? नहीं, क्योंकि हमने बराबर का जिक्र नहीं किया। यदि मैं कहता मिठाई के 2 डिब्बे हैं, दोनों डिब्बों में बराबर मिठाइयाँ हैं और मिठाइयों की कुल संख्या 20 है, तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी मिठाइयाँ हैं? 10-10। तब ये हो जाता बंद अंत वाले प्रश्न। लेकिन बराबर नहीं कहूँगा तो ऐसा भी तो हो सकता है पहले डिब्बे में 1 मिठाई हो, दूसरे में 19, या ऐसा भी हो सकता है पहले डिब्बे में 2 मिठाई हो, दूसरे में 18, 3 हो, 17 हो, 4 हो, 16 हो। तो कई प्रकार से मतलब वहाँ पे उत्तर कर सकते हैं। तो ये सेंस आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा।
अब इस पर जो प्रश्न बनेंगे कैसे बनेंगे मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं एक प्रश्न पर्टिकुलर की बात करूँ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए एक प्रश्न हमारा है, हमने लिखा कोई दो पूर्णांक संख्याएं लिखिए, कोई दो पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिसका, कोई दो पूर्णांक संख्या लिखिए जिसका योगफल ऋण पूर्णांक हो। कोई दो पूर्णांक संख्या लिखिए जिसका योगफल ऋण पूर्णांक हो। यह प्रश्न है डैश, पहला ऑप्शन निरर्थक प्रश्न, तार्किक प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न और एक खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न। देखिए जब इस तरीके से प्रश्न आया तो दो ही पर विचार करना कि खुला अंत है कि मुक्त। निरर्थक, कोई प्रश्न निरर्थक नहीं होता, किसी प्रश्न के पीछे कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है और हर प्रश्न तार्किक होते हैं। तो मतलब ये तो सभी में अप्लाई होगा। मेन पूछना क्या चाह रहा है ये देखिए, कोई दो पूर्णांक संख्या लिखिए, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होता है पहले बताइए। आप सभी जानते हैं पूर्णांक संख्या होता क्या है। देखिए समस्त ऋण प्राकृतिक संख्या, जीरो सहित समस्त धन प्राकृतिक संख्या का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। मतलब एक बात समझिएगा, जीरो के जब पीछे जाएंगे तो ऋण पूर्णांक होगा और जीरो के इधर दाहिने जाएंगे तो धन पूर्णांक होगा। जीरो स्वयं उदासीन है। अच्छा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो जीरो बताएंगे क्या? नहीं, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी का मतलब उसके पीछे ना हो, जैसे जीरो नहीं कह सकते क्योंकि जो जीरो से छोटा -1 है। क्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -1 है? नहीं, इसके पीछे -2 है। -2 के पीछे -3, -4, -5, ये कहाँ? ये माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का चिन्ह थोड़ा सा स्पष्ट मैं बना देता हूँ और वहाँ पॉजिटिव। मतलब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बताइए कोई दो पूर्णांक संख्या इसमें से लीजिए जिसको जोड़ने पर ऋण पूर्णांक आए। क्या केवल एक ही उत्तर दे सकते हैं? देखिए -3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। अब जोड़े तो ये -2 आएगा, या -3 भी पूर्णांक है और इधर 2 भी पूर्णांक है, जोड़ेंगे तो -1 आएगा, या -2 भी पूर्णांक है और इधर +1 भी है। तो ऐसे कई पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं जिसका योगफल क्या है? ऋण पूर्णांक। तो ऐसे कई उत्तर दे सकते हैं। मतलब एक ऐसा प्रश्न है खुला अंत वाला। आपके बाकी के ये क्या है? गलत। तो आप इस थ्योरी को निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। इसमें बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। आज की क्लास फिलहाल बस में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।